अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया है। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर हम आज तक की बात करेंगे पिछले 10 साल पेपर्स की, तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही होने वाला है, यही लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। उसके तीन टाइप्स जो हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस लेवल से सीखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम की जो बात है, जो कि बोर्ड एग्जाम इस साल 2025 में आपकी क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बन जाएंगे। इवन के ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं। अगर इस टॉपिक पे जेकी बॉस वॉलू ने ऑब्जेक्टिव डाला तो वो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो करना क्या है, हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टली हम अपने टॉपिक की हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो हमारे टॉपिक की हेडिंग रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है, जो कि रिएक्शन नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेरे बेटा क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका नाम है। अगर हम इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं एंड वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। आप अच्छे से वीडियो में बने रहें, आपका जो ये टॉपिक है डेफिनेटली अच्छे से हो जाएगा। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला टाइप है। हम लिखेंगे स्टेटमेंट, डायरेक्शन इन विच टू और मोर reactants कंबाइन, जब ये कंबाइन होते हैं, टू और मोर रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं टू फॉर्म और बनाता है, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। और क्या बनाता है आपका? सिंगल प्रोडक्ट। उस वाले रिएक्शन को हम मेरे बेटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन की रिएक्शन की पहचान ही ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल प्रोडक्ट होता है। हम एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे। मैंने लिखा A प्लस बी, इसने आपका ए बी बना दिया। ये आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं मेरे बेटा? दो रिएक्टेंट है, इनको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज आर? रिएक्टेंट। अब इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हाँ, एग्जाम में ये नहीं आएगा, जनरल रिएक्शन नहीं आएगी। एग्जाम में जो रिएक्शंस आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगा आपके पास C प्लस O2 है मेरे पास, ये बनाता है आपका CO2। व्हाट इज CO2? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन H2 प्लस O2 है मेरे पास, ये बनाता है आपका वाटर। अब ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। या मेरे पास है H2 प्लस मेरे पास है Cl, ये बनाता है आपका HCl, ये भी तो मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब एक और रिएक्शन की बात करेंगे, CaO। जब हम H2O इसके साथ डालते हैं तो ये बनाता है आपका CaOH2। अब ये भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। व्हाट इज CaO? इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। या इसको हम लाइम भी बोलते हैं, या इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। अब वाटर आपको पता है, व्हाट इज CaOH2? इसको हम बोलते हैं सिलिकेट लाइम। क्या बोलते हैं? सिलिकेट लाइम। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो यहां तक आपने देखा ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। क्योंकि इसमें भी मेरे पास दो रिएक्टेंट्स थे, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है कि नहीं? यस। मेरे पास दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। मेरे पास दो रिएक्टेंट है, यहां पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट बना। मेरे पास दो रिएक्टेंट है, यहां पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। अब यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात खत्म नहीं हो रही है। अब जो ये मेरे पास सिलिकेट लाइम है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जब इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा CaOH2। इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे मिलता है यहां पर CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब मेरे बेटा ये वाली रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंपल तरीके से कोई आपको बोलेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच, स्टेटमेंट की ओर देखिए, टू और मोर रिएक्टेंट्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं एंड आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। किसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे मेरे बेटा? जिसमें दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देगा
उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने डिस्कस किया। अब सेकंड रिएक्शन जो हम यहां डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब मुझे लगता है डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाना पड़ेगा ताकि डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डीकंपोजिशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन तो आपने सीखा, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता है। व्हाट इज डीकंपोजिशन, तो क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब मुझे लगता है या आपको लगेगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, यानी अगर हम वर्ड की बात करेंगे डीकंपोजिशन यानी कुछ तो ब्रेक हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है। अब कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट्स मिलकर आपका एक प्रोडक्ट बनाता है, बट डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऑपोजिट है। पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगा। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन in which a compound या reactant breaks, एक reactant ब्रेक होगा या हम यूं कहेंगे डीकंपोज होगा। reactant breaks are decomposes to form ये बनाएगा two or more new products, उस वाली रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा, एक रिएक्टेंट, मेरे पास रिएक्टेंट है, आप समझ लीजिए ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है, अगर ये ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में तो नाम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट से मिल जाते हैं एक प्रोडक्ट बनता है। अब डीकंपोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट है ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उल्टा गेम यहां पर चल रहा है। तो मैं लिख सकता हूं डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैंने लिया CaCO3, यह मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने हीट दिया, डेल्टा का मतलब हीट, तो इसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखें मेरे पास रिएक्टेंट कितने हैं, मेरे पास रिएक्टेंट है एक, अब मेरे पास प्रोडक्ट कितने हैं, मेरे पास प्रोडक्ट हैं एक से ज्यादा। तो जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, उस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन ले लूंगा, मैंने लिया FeSO4.7 टाइम्स H2O। अब इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। ये फेरस सल्फेट के क्या होते हैं, क्रिस्टल्स। अब यह हो क्या रहा है, अगर मैं इस FeSO4.7 टाइम्स H2O को हीट दूंगा तो इससे जो वाटर वेपर्स हैं ये भाग जाते हैं, ये बाहर निकलते हैं। हीट देने से वाटर वेपर्स इसमें क्या निकलते हैं, बाहर। जब हीट देने से इसके वाटर वेपर्स बाहर निकले तो अब बचता क्या है, बचता है FeSO4 जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। मैं यहां पर लिखूंगा, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। अब मैंने इस फेरस सल्फेट को हीट दिया, अब होना क्या चाहिए, यहां पर एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनने चाहिए, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। मैंने फेरस सल्फेट को हीट दिया, इसने बनाया Fe2O3, बाहर निकला सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। था क्या मेरे पास फेरस सल्फेट, किया क्या मैंने, इसको हीट दिया, बना क्या, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक रिएक्टेंट से, क्या मैं यूं कह सकता हूं कि एक रिएक्टेंट से दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने, ऑब्वियसली बने। एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा क्या बने, प्रोडक्ट। जब एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं मेरे बेटा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो दो रिएक्शन हमने डिस्कस किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब दूसरी रिएक्शन मैंने देखा, फेरस सल्फेट को हीट दोगे, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। अब एक और रिएक्शन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास है PbNO3, व्हाट इज दिस इज लेड नाइट्रेट। मेरे पास लेड नाइट्रेट है, इस लेड नाइट्रेट को मैं हीट करूंगा। जब मैं लेड नाइट्रेट को हीट करता हूं लेड मोनोऑक्साइड बनता है, या ऑक्साइड भी बोल सकते हो, कोई मसला नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बाहर निकल कर आता है। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इस वीडियो में हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं सीखना है, रिएक्शन को इस लेवल से बैलेंस करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में, इवन 11th 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आप क्वेश्चंस, अभी 10th क्लास में आप 11th 12th के बोर्ड एग्जाम्स की रिएक्शंस को बैलेंस करोगे। ऐसा प्रकार का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पूरी बैलेंस को फोड़ेंगे। फिलहाल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर नहीं है, कर भी सकते हो बैलेंस, कोई मसला नहीं। यहाँ से 2 डाल दीजिए, यहाँ से 2 डाल दीजिए, यहाँ से 4 डाल दीजिए, आपकी रिएक्शन बैलेंस हुई।
बट यहां बैलेंस करना हमारा काम नहीं है, उस पर अलग सा वीडियो आएगा। यहां आपको फोकस होना चाहिए टॉपिक टाइप्स ऑफ करेक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे फोकस कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आया तो आप ये लिखना है, द रिएक्शन इन व्हिच अ रिएक्टेंट जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। मैंने देखा मेरे पास एक रिएक्टेंट था, इसने दो प्रोडक्ट्स बना दिए। मेरे पास एक रिएक्टेंट था, इसने तीन प्रोडक्ट्स बना दिए। मेरे पास एक रिएक्टेंट था, इसने तीन प्रोडक्ट्स बना दिए। चाहे एक रिएक्टेंट आपके दो प्रोडक्ट्स बनाए या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, बट रिएक्टेंट एक होना चाहिए, प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा होना चाहिए, तब मैं मान लूंगा कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तब आप मान लीजिए वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि ब्रेक हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात यहां तक? तो डिकम्पोजिशन आपने सीखा। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन तरीके हैं, तीन टाइप्स जो हम कहेंगे। यानी एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है, किसकी वजह से ब्रेक हो रहा है वो हमने देखना है। या तो लाइट से ब्रेक होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होगा, या तो हीट से ब्रेक होगा। तो इनका अलग अलग नाम है। जो लाइट से ब्रेक होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी से या हीट से ब्रेक होगा, उनका नाम एंड उनकी रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आएगा जो मैं अभी आपको बोलूंगा। यहां तक आपने लिखा होगा। अगर आपको इनके नोट्स चाहें तो आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां आपका पूरा सीटीडी मटेरियल 10th 11th 12th क्लास तक जो भी होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो पहले रिएक्शन, अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिकम्पोजिशन के टाइप्स किसके, जो हमारे पास डिकम्पोजिशन, जो हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमारे पास टाइप्स हैं। पहला टाइप इसमें जो पढ़ेंगे वह है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या हम इसको कह सकते हैं थर्मोलाइसिस, या हम इसको थर्मोलाइसिस भी कह सकते हैं। मेरे बेटा सिंपल तरीके से समझा दूंगा। थर्मो का मतलब यहां पर जो आपके पास ये थर्मो है, इस थर्मो का मतलब होता है मेरे बेटा हीट, एंड इस लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिट होना, या स्लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, जो हीट की वजह से ब्रेक होता है। तो अभी जो भी रिएक्शंस हमने डिकम्पोजिशन में डिस्कस किए, मेरे ख्याल से सारे हीट की वजह से ब्रेक हो रहा था। पहली रिएक्शन इसमें कौन से लिखोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जो हीट की वजह से ब्रेक होगा उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट था तो मैंने इसको हीट दिया तो ब्रेक हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। या फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट को हीट दिया, यह बनाता था आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक और रिएक्शंस मेरे पास है PbNO3, लेड नाइट्रेट है मेरे पास, हीट दिया तो लेड ऑक्साइड बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है एंड ऑक्सीजन बनाता है। तो ये तीन रिएक्शन जो है, ये तीनों रिएक्शन किसके पास किस पे डिपेंड है, थर्मोलाइसिस पे, क्योंकि ये ब्रेक होता है हीट की वजह से। अब दूसरा है जो ब्रेक होगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहां पर भी दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक सिटी। अब लाइसिस का मतलब सेम जो यहां पर मैंने लिखा, स्प्लिट या ब्रेक होना, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होता है। मेरे पास है वाटर। अब देखो मेरे पास रिएक्शन नंबर फर्स्ट है वाटर। वाटर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, वाटर को जब आप क्या दोगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ब्रेक होता है H2 + O2 में। या आपके पास है साल्ट NaCl, NaCl को जब आप यही इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये बनाएगा आपका Na पॉजिटिव बाहर निकलेगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो ये दो रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस है तो डिकम्पोजिशन, है तो क्या डिकम्पोजिशन, क्योंकि एक रिएक्टेंट दो से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, एक रिएक्टेंट दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। तो जिसमें एक रिएक्टेंट आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे इसको। तो ये भी तो डिकम्पोजिशन है, बट होता किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ये तीनों भी डिकम्पोजिशन है, बट होता किसकी वजह से, हीट की वजह से। अब तीसरा केस इसमें डिस्कस हमने करना है जो कि है फोटोलाइसिस, जो कि है फोटोलाइसिस। अब फोटो का मतलब यहां पर फोटो उठाना नहीं है, फोटो का मतलब यहां पर मेरे बेटा हीट है, सॉरी फोटो का मतलब यहां पर लाइट है। क्या है, लाइट, यानी जो ब्रेक होता है किसकी वजह से, लाइट की वजह से, उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब सेम स्प्लिट ब्रेक होना। अब एग्जांपल दीजिए, तो फोटोलाइसिस के लिए मेरे पास है AgCl, इसको जब आप लाइट देते हो तो ये ब्रेक होता है Ag में और ब्रेक होता है क्लोरीन में। मेरे पास इसमें एक और रिएक्शन है, Ag
Br, इसको जब आप लाइट देते हो तो ये ब्रेक होता है सिल्वर में और ब्रेक होता है ब्रोमीन में। यहां पर याद रखिए ब्रोमाइन में। तो यहां पर आपने क्या करना है, मैंने लिखा फोटोलाइसिस, यानी जो ब्रेक होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं, फोटोलाइसिस ब्रेक होता है लाइट की वजह से। जब मैं सिल्वर क्लोराइड को, बात समझना, जब मैं इस AgCl सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को क्या देता हूं, लाइट देता हूं, तो ये ब्रेक होता है, ये टूटता है। क्या होता है यहां पर, टूट जाता है, लाइट से टूट जाता है। तो एक वो डायलॉग भी ना शाहरुख खान का, जिसमें वो कहता है कि कभी कभार दिल जोड़ने के लिए दिल टूटना भी पड़ता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड बेचारा जो है ये टूट जाता है। तो जब सिल्वर क्लोराइड टूटता है तो अब यहां पर क्वेश्चन है, लाइट आई, सिल्वर क्लोराइड बेचारा जो है टूट गया, अब स्टोर कैसे करेंगे इसको, तो इसको स्टोर कहां करेंगे, इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जो बोतल्स हैं उनमें नहीं करेंगे, इसके लिए स्टोर करने के लिए हमारे पास ब्लैक बोतल्स होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है सिल्वर क्लोराइड को आप कहां स्टोर करोगे, क्योंकि लाइट से टूटता है, आप सिंपल वो ट्रांसपेरेंट बोतल में रखोगे, वहां लाइट एंटर करती है तो लाइट अंदर जाएगी, सिल्वर क्लोराइड बेचारा टूट जाएगा। तो इसको टूटना नहीं है, कहां रखोगे इसको हम ब्लैक बोतल्स में रखेंगे। आप सबको पता है ब्लैक बोतल्स जो होते हैं उसमें जल्दी जल्दी लाइट अंदर वहां नहीं जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, वहां पर ये स्टोर जो है, जो लाइट सिल्वर क्लोराइड है वहां पर जब आप इसको ब्लैक बोटल्स में रखोगे वहां लाइट एंटर नहीं करेगी एंड ये ब्लैक बोटल्स में सेफ रहेगा, वहां आप इसको स्टोर कर सकते हो, बिकॉज ये लाइट की वजह से जल्दी टूट जाता है। तो हमने 3 तरीके के रिएक्शंस पढ़े हैं, डिकम्पोजिशन के 3 तरीके पढ़े, थर्मोलाइसिस, थर्मो का मतलब हीट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो 3 तरीके हमने देखे, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने डिस्कस किया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने समझा, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या फर्क है, कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। अब ब्रेक होने के लिए अलग अलग तरीके हैं, ये ब्रेक हो सकता है लाइट की वजह से, ब्रेक होने का कारण आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, ब्रेक होने का कारण आपका जो हीट वो हो सकता है। तो जब हीट की वजह से ब्रेक होगा तो नाम देंगे थर्मोलाइसिस, जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होगा नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, जब लाइट की वजह से ब्रेक होगा नाम देंगे फोटोलाइसिस। तो क्वेश्चन आ सकता है सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास है इसको ब्रेक करना अगर हमें होगा, जो सिल्वर क्लोराइड है ये लाइट की वजह से बेचारा टूट जाता है, तो लाइट की वजह से टूटता है तो इसका मतलब लाइट हमारे पास हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये टूट जाएगा, बेचारा टूट जाएगा, स्टोर ही नहीं रह पाएगा। तो स्टोर रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिल्वर क्लोराइड को ब्लैक बोटल्स में डालेंगे, वहां पर ब्लैक बोटल्स में जो लाइट एंटर नहीं करती है तो वहां पर इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे बेटा कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन आपने समझ लिया। तो बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो बोर्ड वालों में कई बार इस रिएक्शन को आपके एग्जाम में पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम आसानी तरीके से। टॉपिक का नाम आप तीसरी रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। अब वर्ड से ही पता चलता है कुछ तो हट रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, यानी तीसरी रिएक्शन जो हमारे पास है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यानी कुछ तो डिस्प्लेस हो रहा है। तो स्टेटमेंट की बात करेंगे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अगर आपको एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive elements। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे पास है CuSO4, इसको मैंने रिएक्ट किया है मैग्नीशियम के साथ, तो यहां पर मैग्नीशियम जो है ये कॉपर को हटाता है, यहां बन जाता है MgSO4, आपका जो कॉपर है वो बेचारा बाहर निकल कर आता है, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम आपका मोर रिएक्टिव है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव, उसके लिए आपके पास है ना एक सोल्यूशन जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, वो सीरीज अभी डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, कुछ रिएक्शंस बता दूंगा। कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट कॉपर बाहर निकलता है, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू मैग्नीशियम। अब अनदर क्वेश्चन देखेंगे, मैंने फिर से कॉपर सल्फेट लिया, इसको जिंक के साथ रिएक्ट किया, तो यहां पर बनता है ZnSO4
बाहर फिर से निकलता है आपका कॉपर, क्योंकि ये जिंक कॉपर को हटाता है मेरे बेटा, जिंक कॉपर को हटाता है। अब जिंक क्या है यहाँ पर, जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, ऐसे समझ सकते हो। जो ज्यादा ताकतवर लोग हैं वो उन जो जिनके पास कम ताकत है, जो लेस रिएक्टिव बेचारे हैं, वो इनको हटा रहा है क्योंकि इनके पास ताकत है, इनके पास पावर है कि उन बेचारों को जिनके पास ताकत नहीं होता है, वो किसके पास नहीं है, कॉपर के पास, इसको हटा रहा है। जिंक आया, कॉपर भी है, अब कॉपर बेचारा डर जाता है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसको हटा रहा है, जाओ भाई जाओ साइड में भाई, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही चल रहा है, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो अब कॉपर सल्फेट को मैंने रिएक्ट किया है एल्युमिनियम के साथ, यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, यहाँ पर भी आपका कॉपर जो है वो भाग जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है ये कॉपर को हटाता है, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। अब बात यहाँ पर ऐसे खत्म नहीं होती, अब एक और रिएक्शन लूंगा यहाँ पर। मैंने लिया, अब आप हर जगह पर कॉपर सल्फेट कुछ और लेंगे, मैंने लिया आयरन सल्फेट, ठीक है, आपका दिल खुश करने के लिए आयरन सल्फेट को लूंगा, यहां से कॉपर लूंगा। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा? क्या कॉपर भाई साहब आयरन को हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। कॉपर की ऐसी मजाल नहीं है कि ये कॉपर आयरन को हटा सकता है, बिकॉज कॉपर के पास कम ताकत है। मैंने पहले ही बोला है, रिएक्शन इन जिसमें मोर रिएक्टिव ताकतवर लोग, लेस रिएक्टिव जिनके पास कम ताकत होगा, अब एलिमेंट समझे लोग हैं, मोर रिएक्टिव कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा रहा है। कॉपर बेचारे के पास ये लेस रिएक्टिव है, हाउ इज दिस पॉसिबल कि कॉपर आयरन को हटा पाएगा? यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसा नहीं होगा, तो यहां रिएक्शन ही नहीं होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा दूंगा। फिलहाल याद रखिए, डिस्प्लेस का मतलब हटाना, ज्यादा ताकतवर लोग मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटाते हैं। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं, चले आइए उसको हम डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो टॉपिक यही है जिसका हम लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? स्टेटमेंट की ओर अगर हम जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज का स्टेटमेंट क्या है, पहले हम स्टेटमेंट की ओर जाएंगे। A series in which metals are arranged a series in which metals are arranged from decreasing order of reactivity on moving from टॉप टू बॉटम। जब टॉप से लेकर बॉटम की ओर जाएंगे तो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। यानी सीरीज जिसमें मेटल्स अरेंज होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक रिएक्टिविटी कम होती है। अब समझना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने दिया के, अब देखो शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहां से रिएक्टिविटी सीरीज को आप लिखूंगा, आपने स्टेटमेंट लिखा होगा तो यहां से अच्छे से लिखेंगे। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी हया क्यों मिली, सिल्वर ऑडी प्लेटेड। ये वाली जो सीरीज है आपके पास, इस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आप बोलोगे आप क्या पढ़ रहे थे, कैटरीना ने कार मांगी, ये तरीका है इसको लर्न करने के लिए, निमोनिक के तौर पे हम इसको लर्न कर सकते हैं। के का मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। सीओ आपको पता है कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटेड है। बट याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी हया क्यों मिली, सिल्वर ऑडी प्लेटेड। अब यहां पर जो मेरे पास एच है, इसका SRP 0 होता है, इसको हम एज ए रेफरेंस लेंगे, ये याद रख लीजिए, हायर क्लास में काम आएगा। अब हाइड्रोजन जो है इसको हम एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड लेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव। अब ये वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मोर रिएक्टिव। अब ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं? लेस रिएक्टिव। ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? लेस रिएक्टिव। अब इसका मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को हटा सकते हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर वाले एलिमेंट्स को नहीं हटा सकते हैं। तो इसलिए मैंने जब रिएक्शन लिखा था कॉपर सल्फेट, मैंने लिया CuSO4 प्लस, मैंने लिया यहां पर
मैग्नीशियम, यहां पर बनता था मैग्नीशियम सल्फेट, बाहर निकल कर आता है कॉपर, क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर को हटा सकता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को हटा पाएंगे। हाइड्रोजन के ऊपर, मैग्नीशियम यहां पे है, तो मैग्नीशियम कॉपर को हटा सकता है, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट्स इनको हटा सकते हैं, बाकी ये इनको नहीं हटा सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो एक और रिएक्शन में ले सकता हूं CuSO4 प्लस हम लेंगे जिंक, तो यहां पर बनता था ZnSO4, बाहर निकल कर आता है आपका कॉपर। तो जिंक कॉपर को हटाता है, क्योंकि जिंक जो है ये हाइड्रोजन के ऊपर है, यू कैन चेक इट, यहां पर हाइड्रोजन है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो दैट इज द रीजन ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को हटा सकता है, बट नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर वाले एलिमेंट्स को नहीं हटा सकते हैं। तो एक और रिएक्शन मैंने लिया जिसमें मैंने FeSO4 लिया था, यहां से लिया था कॉपर, यहां मैंने बोला रिएक्शन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, देखो क्यों नहीं होगी। अब इसका आंसर, कॉपर कहां है, नीचे, आयरन कहां है, ऊपर, कॉपर नीचे है, क्या कॉपर इसको हटा सकते हैं? मैंने बोला नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर वाले एलिमेंट्स को नहीं हटा सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना तो रिएक्टिविटी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा, इससे कम, इससे कम, इससे कम। जो ये ऊपर वाले एलिमेंट्स है जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिनको मैंने मोर रिएक्टिव माना, अब ये इन लेस रिएक्टिव को हटा सकते हैं, बट ये लेस रिएक्टिव जो है, ये कम रिएक्टिव, इनके पास उतनी ताकत नहीं है, ये इन एलिमेंट्स को हटा पाएंगे। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड होती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा पाते हैं। अब लास्ट रिएक्शन बचे हैं इसका, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ आपका जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आपका कंप्लीट होने जा रहा है। तो बस लास्ट 5 मिनट तक आप वीडियो में बने रहें, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। अब मैंने यहां पर लिखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक शानदार कॉन्सेप्ट बता दूंगा। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? लिखिए इसका स्टेटमेंट, व्हेन टू कंपाउंड्स reacts by an exchange of ions takes place to form, ये बनाते हैं to form two new compounds, ये बनाते हैं to form two new compounds। जब दो कंपाउंड्स आपस में मिल जाते हैं एंड दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। अब यहां पर हमने एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स क्यों नहीं, यहां पर हम कंपाउंड्स की बात क्यों करते हैं? आपने 9th में पढ़ा होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट सिंगल होते हैं, कंपाउंड जो है वो डबल होते हैं, इन उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब जब दो कंपाउंड्स नए दो कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान ही ये है, जब दो कंपाउंड्स नए दो कंपाउंड्स बनाएंगे उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मेरे पास है BaCl2, बैरियम क्लोराइड को मैंने Na2SO4 के साथ रिएक्ट किया, यहां पर बनता है आपका BaSO4, बाहर निकल कर आता है आपका, देखो ये Ba इसके साथ जाएगा, BaSO4 ये इसके साथ जाएगा, बनाता है आपका NaCl। अब एक और रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। असल में इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। अब दूसरी रिएक्शन मैंने लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को मैंने NaCl के साथ रिएक्ट किया, यहां पर जो सिल्वर है ये Cl के साथ जाएगा, बनाएगा आपका AgCl, बाहर निकल कर आता है और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा NaNO3, यहां पर बनता है आपका NaNO3, यहां पर भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। अब एक और रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। मैंने लिया BaCl2 प्लस मैंने लिया CuSO4, अब यहां क्या होगा, BaSO4 के साथ जाएगा, बनाएगा BaSO4, बाहर क्या निकलेगा, CuCl, बाहर निकलेगा Cu, कॉपर क्लोराइड। अब देखो एक और रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास है PbNO3, लेड नाइट्रेट को मैंने क्या किया, इसको मैंने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया, यहां क्या होगा, यहां पर जो लेड है आयोडाइड के साथ मिलेगा तो बनाएगा PbI, लेड आयोडाइड, बाहर निकल कर आएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस रिएक्शन को भी आप गौर से देखें। एक और रिएक्शन हम लेंगे, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सोडियम, मैं एक और रिएक्शन को ले सकता हूं, यहां पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे लिया, इसको मैंने रिएक्ट किया NaOH के साथ, यहां पर बनेगा आपका NaCl, बाहर निकल कर आएगा वाटर, ये भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सीखिए। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब जो आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेरे बेटा, जो आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कभी कभार यह हम यूं कह सकते हैं,
यहां पर असल में डिस्प्लेस नहीं होता है। कॉन्सेप्ट सीखे, टॉपिक का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे को हटाता है, यहां पर हटाया नहीं जाता है। तो क्या हो रहा है फिर यहां पर, कोई बोलेगा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई आपसे बोलेगा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड है। मैं बोलता हूं कि बिल्कुल ये बात गलत है। आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड नहीं है। ये मिसकंसेप्शन को दूर कर दीजिए। एंड सेकंड मिसकंसेप्शन यहां पर है, यहां पर आपस में असल में डिस्प्लेस नहीं होता है, बट लगता तो ये है कि बेरियम इसके साथ या इसके साथ या तो डिस्प्लेसमेंट होता है। असल में ये बात मैं कहूंगा कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। असल में इस डबल डिस्प्लेसमेंट लगता है आपको एक्चुअल में हायर क्लास में आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम ये रिएक्शन भी बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। जो रिएक्शन यहां पर है इसको हम ये रिएक्शन भी बोल सकते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये डबल रिप्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं कि असल में यहां पर रिप्लेस हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। अब एक्सचेंज ऑफ आयन्स के थ्रू, बात समझना, कोई बोलेगा कि आपने गलत बोला, नहीं सही बोला मैंने, एक्सचेंज ऑफ आयन्स के थ्रू। असल में इसमें आयन्स एक्सचेंज होते हैं, तो इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो, इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। तो यहां तक आपका जो टॉपिक था जिसमें हमने 4 बड़ी रिएक्शंस को डिस्कस किया, आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था उसको डिस्कस किया। इसमें हम सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड हमने इसमें पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप से, थर्मल डीकंपोजिशन जो कि हीट की वजह से ब्रेक होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होता है, फोटोलाइसिस जो कि लाइट की वजह से ब्रेक होता है। अब सेकंड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड कोरोजन रेंसिटी, वो सारा कुछ लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस हो जाएगा। अब आ रहा है इसके बाद लेक्चर नंबर 4 जिसमें आपकी बैलेंसिंग जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे डरते हैं उससे, उसको लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे एंड आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, तो तब तक अल्लाह हाफिज।